नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आजकल मैं आपको सीमांचल का समीकरण बता रहा हूं कि किस तरह से सत्ता का जो सिंहासन है उसका दरवाजा सीमांचल के समीकरण से ही सेट होता है। सीमांचल का समीकरण जिसने सेट कर लिया वो सत्ता के करीब पहुंच गया। देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि 2015 का जो चुनाव था और 2020 का चुनाव था वो कैसा था और किस तरह से 2015 में जो समीकरण था वो बदला 2020 में। तो फिर बीजेपी सत्ता में आ गई, एनडीए सत्ता में आ गई। और किस तरह से 2015 का समीकरण था कि एनडीए को सत्ता से दूर होना पड़ा। देखिए, सब जानते हैं कि जब 2015 का चुनाव आया तो बीजेपी जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर चुनाव लड़ी। बीजेपी जीतन राम मांझी के साथ थी, बीजेपी रामविलास पासवान के साथ थी, लोजपा के साथ। बीजेपी से जनता दल यूनाइटेड अलग हो चुकी थी और जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। और जब जनता दल और आरजेडी एक साथ हो गई तो सीमांचल में कमाल का परफॉर्मेंस दोनों ने किया, जबरदस्त जीत हासिल की। देखिए, सीमांचल में 24 सीटें हैं विधानसभा की, 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। इन 4 जिलों में 24 सीटें हैं और इस 24 सीटों में जो भी गठबंधन आधे से अधिक सीटों को जीत लेता है या आधे सीट जीत लेता है वो सत्ता के करीब पहुंचने के हकदार बन जाता है। लगभग ये माना गया है, देखा गया है, पिछले कई चुनावों से ये ट्रेंड आ रहा है कि जो सीट जिसने सीमांचल में जीता वो समझिए कि बिहार जीत गया। देखिए, 2015 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी। 2015 के चुनाव में कांग्रेस 9 सीटें जीती, जेडीयू 6 सीटें जीती और आरजेडी 2 सीटें जीती। कुल 17 सीटें जीती। 24 में 17 सीटें जीती, 7 सीटें जो है वो महज जीत पाई थी एनडीए। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा जीत सीमांचल में मिला था महागठबंधन को और किस तरह से उसने जीत का परचम लहराया था। लेकिन जब यही चुनाव 2020 में आया, जब जनता दल यूनाइटेड आरजेडी और कांग्रेस से दूर हो गई और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, तब समीकरण पूरी तरह से बदल गया। देखिए, जब 2020 में चुनाव हुआ तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर कुल 12 सीटें जीत ली, यानी कि 24 में 12 सीटें जीती, आधे सीटों पर फतह हासिल कर लिया। और यही जो है वो महागठबंधन के हार का कारण बना। तेजस्वी यादव महज कुछ विधायकों से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। इसी सीमांचल में 2020 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस महज 5 सीटें जीत पाई। 9 सीटों में 5 सीटें, 2015 में 9 सीटें जीती थी, 2020 में 5 सीटें पर आ गई। भाकपा माले 1 सीट जीती और आरजेडी 1 सीट, यानी कि कुल 7 सीटें जीती और 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, सीमांचल में जब चुनाव हुआ और 2020 में किशनगंज में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां 68% आबादी जो है वो मुसलमानों का है, वहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, एनडीए का खाता भी नहीं खुला। 4 सीटों में से 4 सीटें शून्य पर आउट। पूर्णिया में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के गठबंधन ने कुल 4 सीटें जीती। इसी तरह कटिहार में भी 4 सीटें जीती और अररिया में भी 4 सीटें जीती। ये 20 का चुनाव का समीकरण है और 20 में एआईएमआईएम 5 सीटें जीत गई थी इन 4 जिलों में। और यही पूरा समीकरण को आपको बदल के रख दिया
सीमांचल में जो हार मिली महागठबंधन को, उस हार के सदमे से उबर नहीं पाई। जो मजबूत पक्ष था आरजेडी का, महागठबंधन का, उस मजबूत किले को ध्वस्त करके एनडीए ने पूरे बिहार को जीत लिया। अब 2025 में चुनाव है तो सारा समीकरण फिर से सेट किया जा रहा है और समीकरण में यह देखा जा रहा है कि आखिर इन 4 जिलों में जहां महागठबंधन का प्रभाव काफी मजबूत होना चाहिए था, वहां इतना कमजोर क्यों है? क्यों 7 सीटों पर सिमट कर रह गई महागठबंधन? इस पर गहन विश्लेषण भी हो रहा है। और इन सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव का भी प्रभाव है, जो कांग्रेस के नेता हैं। तो अब इसी सीमांचल में तारिक अनवर का भी प्रभाव है, जो कांग्रेस के नेता हैं। किशनगंज, कटिहार और जो है पूर्णिया, इन 3 जगहों पर देखिए तो कांग्रेस के वाले प्रभाव वाला ये इलाका है। यहाँ पे कांग्रेस के ही सांसद हैं। पप्पू यादव हालांकि निर्दलीय जीते हैं, लेकिन वो मान के चलिए कि वो कांग्रेस में ही हैं, क्योंकि हर उनकी गतिविधि कांग्रेस के साथ ही है। वो खुलेआम कहते भी हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के हर गतिविधियों में वो शामिल होते हैं। अपनी पार्टी को भी उन्होंने कांग्रेस में ही मर्ज किया था। हालांकि सीट उन्हें उस समय चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया से मिला नहीं था, लेकिन फिर भी जो सीमांचल का ये इलाका है, 15 के चुनाव से 20 के चुनाव में जो अंतर आया है, उस अंतर को यदि पाट कर महागठबंधन फिर से 15 वाला परफॉर्मेंस पर चली जाती है तो समझिए कि सफलता उसके दरवाजे पर होगी। लेकिन यदि परफॉर्मेंस नहीं बदला, क्योंकि सीमांचल में भले आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन टूट भी है वहां पे, और कई धाराओं में वहां राजनीति शिफ्ट है, और इसी का लाभ जो है वो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को मिलता है। तो इस 2025 के चुनाव में भी कांग्रेस और राजद में रस्साकस्सी है, और इस रस्साकस्सी यदि समाप्त नहीं हुआ, ये चलता रहा, यदि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ गई, तो समझिए कि सीमांचल में फिर आरजेडी और महागठबंधन का हाल खस्ता हाल होने वाला है। तो अब ये देखना है कि 2025 के चुनाव में एनडीए और जो महागठबंधन है वो कौन सा गेम कर पाते हैं। जब प्रशांत किशोर अपने प्रत्याशी को सीमांचल में उतारेंगे तब क्या होगा, जब एआईएमआईएम के प्रत्याशी जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तब क्या होगा। कुल मिलाकर ये देखना पड़ेगा कि सीमांचल के इलाके में जो लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच चलता है वो 2025 में कौन सा रंग दिखाता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। सीमांचल से जुड़ी, बिहार की राजनीति से जुड़ी, बिहार के चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको पहुंचाते रहेंगे, आपको एक एक तथ्य से अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।